स्वागत है आपका वर्क पावर एनर्जी के इस तीसरे लेक्चर में। हम लोग वर्क पावर एनर्जी का थ्योरी पढ़ लिए हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थीम जो है इस चैप्टर का है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। मैं एक बार वापस से उसको यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप सबको वो चीज याद हो जाए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, शॉर्ट में हम लोग WET से लिखेंगे। ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स आप पढ़े हैं सबके वजह से वर्क डन लिखिए और वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ऑल फोर्सेस में कौन कौन आता है, तो mg पहला फोर्स ग्रेविटेशनल, दूसरा स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन। और इन दोनों में हम लोग क्लासिफाई कर दिए हैं कि mg और kx जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, उसको हम लोग कंजर्वेटिव कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। और नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव उनको कहते हैं जिनके वजह से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है और उन्हीं के वजह से पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब mg के वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और कितने से लिखते हैं, mgh से। स्प्रिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और x क्या है, कितना वो स्प्रिंग इलोंगेटेड है या फिर कंप्रेस्ड है। और NTF क्या है, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, इनके वजह से वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। पाथ का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक किस स्टेट से ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, उस पाथ पर डिपेंड करता है इनकी वजह से वर्क डन। और इनके वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट डिफाइंड नहीं होता। तो पहला फॉर्म है वर्क एनर्जी थ्योरम का ये कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितने फोर्स आप जानते हो सबके वजह से वर्क लिखो और वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है इसको हम लोग दो भाग में लिख दिए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और जब भी मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहूं तो आपको क्या आना चाहिए, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन। जब भी मैं कंजर्वेटिव फोर्स कहूं तो आपको क्या आना चाहिए, mg और kx। सो दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक चीज को लिखिए, ऑल फोर्सेस को खाली दो पार्ट में लिख दिए, बाकी ये किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जरा गौर से देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, ये वाला पार्ट इसको उधर भेज दीजिए, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम का ही सेकंड फॉर्म है। अभी भी ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है और ये वर्क एनर्जी थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म था। ध्यान दीजिएगा, जब आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप वर्क डन बाय सिर्फ नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन लिखते हैं तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम। और दूसरा बात है कि अगर किसी भी सिस्टम पर वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से कोई भी वर्क ना हो तो ये टर्म जीरो हो गया। ये टर्म तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। अगर ये टर्म जीरो हो गया मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। मतलब मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं कर रहा है। चेंज नहीं कर रहा है मतलब जितना इनिशियली था उतना ही फाइनली होगा। इसका मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखिए प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी।
इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम हमेशा लगा सकते हैं? कहेंगे नहीं। क्या मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है? कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व रहता है जब वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन क्या हो? जीरो। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम आप हमेशा लगा सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। आप ये वाला फॉर्म कब लगाएंगे? जब सारे फोर्स की वजह से वर्क निकालना होगा। और ये वाला कब लगाएंगे? जब नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन मतलब सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव की वजह से वर्क निकालना होगा या निकालेंगे तो। अब इस बात को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म चेन, एक चेन है जिसका मास m है और लेंथ l है, is placed on a smooth table top with 1/3 of its length hanging। मतलब अगर मैं इसको सिचुएशन को डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो बेसिकली एक टेबल है और इस टेबल पर एक चेन रखा हुआ है और इस चेन का 1/3 लेंथ जो है वो क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है इस तरह से, ठीक है? ये लेंथ कितना है? L/3। कितना है? L/3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मास कितना होगा इतने पार्ट का, हम लोग कहेंगे भाई L लेंथ का मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l यूनिटरी मेथड। तो L/3 का कितना होगा? m/l into L/3। तो कितना हो जाएगा? m/3। अब ये तो सिंपल सा बात है ना कि भाई 1/3 लेंथ है तो मास भी कितना होगा? 1/3 होगा। तो इतने पार्ट का मास कितना होगा? m/3। इस सिचुएशन में ये चेन है, ठीक? पहला क्वेश्चन यही था, पहला पार्ट यही था सवाल का, क्या यूनिफॉर्म चेन ऐसा है, उसका प्लेस किया। प्लेस है मतलब अभी इसका वेलोसिटी कितना है? 0, रुका हुआ ये। अब कह रहा है कि इफ इट इज रिलीज्ड, इसको यहां से रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसको यहां से रिलीज कर दिया तो क्या होगा? ये ससर जाएगा, ये नीचे गिरेगा और ये वाला इधर जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ चेन। चेन का बताइए स्पीड कितना होगा, कब? व्हेन इट जस्ट लीव्स द टेबल टॉप। मतलब ये पूरा टेबल टॉप को, ये जो टॉप का सरफेस है उस पूरे को ये छोड़ने वाला है चेन। मतलब सेकंड सिचुएशन कौन सा है? ऐसा सिचुएशन है, ये चेन अब पूरा ऐसे हो गया, टेबल पे एक भी नहीं बचा। मतलब अब यहां के नीचे कितना चेन है? बोलो। पूरा का पूरा मास चेन है। कितना लेंथ है चेन का अब यहां? L। कह रहा है कि अब बताइए इस चेन का वेलोसिटी कितना होगा? वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम के लिए हमेशा 2 सिचुएशन होगा, एक इनिशियल सिचुएशन और दूसरा फाइनल सिचुएशन। आपको दोनों सिचुएशन का डायग्राम बना लेना है। पहला स्टेप क्या है वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? इनिशियल और फाइनल सिचुएशन दोनों का क्या कर लेना है? डायग्राम बना लेना है। पॉइंट नंबर 2, इनिशियल में भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए और फाइनल में भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए। लिखिए। जब लोग यहां लिखेंगे सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिखिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखना बहुत ही आसान होता है। काइनेटिक एनर्जी का बस एक ही फॉर्मूला है, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी के नखरे हैं वो हम लोग देखेंगे, झेलेंगे। पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी चलते हैं, इसको हम लोग इनिशियल कहेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये सिस्टम पूरा रुका हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv²। तो v तो 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना लिख देते हैं हम लोग? 0। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इस कंडीशन के लिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बहुत नखरे हैं, झेलते हैं नखरा। पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि भैया हम तो बहुत टाइप के हैं, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो अभी खैर नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसको। स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तब सोचेंगे जब स्प्रिंग लगा हुआ हो। तो इस क्वेश्चन में स्प्रिंग दिख रहा है क्या आपको? अगले क्वेश्चन में दिखेगा तो वहां लगाएंगे। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लगेगा नहीं, कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि मेरा फॉर्मूला mgh, मेरा फॉर्मूला mgh। h क्या होता है? हाइट। कहां से? रेफरेंस लेवल से। कहां से? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए पहले आपको एक रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रेफरेंस लेवल। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टेबल का टॉप है यही क्या है? रेफरेंस लेवल है।
यही क्या है? रेफरेंस लेवल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि अगर मास रेफरेंस लेवल पर ही है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। तो ये वाला चेन, यहां से यहां तक जो चेन का पार्ट है वो तो रेफरेंस लेवल पर ही है, तो इतने पार्ट का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि ये कहां है? रेफरेंस पर। रेफरेंस मतलब हाइट जीरो है, तो इतने पार्ट का कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। अब इतने पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी होगा जो पार्ट इस रेफरेंस के क्या है? नीचे है, लेकिन इसका लेंथ चेंज करना, इसका रेफरेंस से हाइट क्या कहेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि सब पॉइंट का तो हाइट अलग है। इस पॉइंट का हाइट जीरो है, इस पॉइंट का हाइट कितना है? L/3। तो अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जिसका लेंथ हम लोग नहीं पता कर सकते हाइट, तो उसके सेंटर का हाइट लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए उसके सेंटर का हाइट लेते हैं, ये मैंने बताया था आपको लेक्चर में। तो ये सेंटर है, इसका हाइट कितना लिखेंगे बताइए? सेंटर मतलब मिडिल, तो कितना लिखेंगे? L/6। और ये जो सेंटर का पॉइंट है ये इस रेफरेंस लाइन से नीचे है कि ऊपर? नीचे। तो अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कहते हैं, रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कहते हैं। तो अब इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, पहले तो नेगेटिव लिख रहे हैं क्योंकि नीचे है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। mgh, m मतलब मास। किसका पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं? इतने पार्ट ऑफ चेन का, तो इतने पार्ट का मास कितना है? तो ये हो गया m/3। mgh हाइट कितना लेंगे? L/6। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया -mgL/18। ये इस सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब यहां चलिए, इस सिचुएशन में जब ये चेन है, रेफरेंस लाइन आप एक क्वेश्चन में एक बार दे दिए तो वही लेंगे। हम लोग रेफरेंस लाइन किसको ले लिए हैं? टेबल टॉप को। तो यही क्या हो गया? रेफरेंस। पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताओ? अब जो चीज यहां फॉलो किया सेम यहां करना है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसकी लिखना आसान होता है। तो इसको बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ पूरे चेन का मास m × v²। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। अभी तो जानिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही लिखना है। अब ये पूरे चेन का लिखना है क्योंकि अब पूरा चेन रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो इसका मास कितना? m। देखिए कितना मास है? m। इसका रेफरेंस लाइन से हाइट कितना? तो मिडिल वाले का हाइट लेंगे, कितना होगा? और नेगेटिव लिखेंगे पॉजिटिव? नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी माइनस मास कितना? mgh, और h कितना? तो ये हो गया फाइनल सिचुएशन में एनर्जी। अब इतना लिखने के बाद हम लोग को ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा या फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। और चेक करने का तरीका है कि आप बस 3 फोर्स के बारे में सोचिए। नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन। सबसे पहले तो यहां फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है क्योंकि क्या है? सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। टेंशन, धागा नहीं है तो टेंशन नहीं लग रहा। नॉर्मल वो लग रहा है, लेकिन इस सरफेस पर नॉर्मल किधर लगेगा? इस चेन पर, ऊपर। और इस चेन का डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा, बोलो। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो हालांकि नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के क्या है? परपेंडिकुलर है। इसलिए नॉर्मल की वजह से कोई भी वर्क नहीं होगा। और हम लोग को चेक करना होता है कि नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन की वजह से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टेंशन और फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है, तो वर्क क्या करेगा बेचारा? जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया उसका छट्टी क्या बनाएंगे? तो नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है, तो कोई वर्क नहीं। सॉरी, टेंशन और फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है, कोई वर्क नहीं। नॉर्मल लग रहा है लेकिन वर्क नहीं कर रहा। मतलब ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है कि वर्क डन बाय नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन क्या है? और अगर वर्क डन बाय नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन किसी सिस्टम पे जीरो हो तो उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम लगाएंगे? MECT। बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है हमेशा कि सर हमको पता ही नहीं चलता कि कौन क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगाएंगे और कौन में वर्क एनर्जी थ्योरम। आप समझ पा रहे हैं किसमें कौन सा लगाएंगे? किसमें कौन सा लगाओगे बताओ? अगर नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन वर्क कर रहा हो, इनमें तीनों में से कोई भी एक भी वर्क कर रहा हो, तो कौन सा? ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम का सेकंड फॉर्म। और अगर
ये दोनों वर्क नहीं कर रहा हो तीनों, तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। एक कंफ्यूजन बच्चा लोग का और होता है कि सर ये वाला लगाएंगे कि ये वाला कब पता चलेगा? तो जब आप ऑल फोर्सेस की वजह से वर्क लिखेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब सिर्फ नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन की वजह से लिखेंगे तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, ये कंफ्यूजन उनको होता है जो खाली पढ़ते हैं, सोचते नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं और रटते लिख ली वर्क एनर्जी थ्योरम, ये होता है ये होता है। अरे भाई सोचो कि इसी को तो ऐसे लिखे हैं, दोनों एक ही चीज है ना। तो एक ही चीज का लिखने का दो अलग अलग तरीका है। इसमें ऑल फोर्सेस है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं, यहाँ नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी लिखे, कौन सा बड़ा बात है? तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा, ये बात आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? तब कंजर्व करवाइए। इनिशियल तो क्या लिखते हैं हम लोग? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgl/18, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgl/2। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले तो m काट दो, ठीक है? ये जो माइनस gl/2 है उसको उधर भेज दिए तो ये हो गया प्लस gl/2, और ये है gl/18, ये माइनस gl/18 इज इक्वल्स टू हाफ v²। तो एलसीएम ले लीजिए, 2 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा, 2 से ये 9 बार में तो 9gl माइनस gl, तो 8gl लिख दें इज इक्वल्स टू हाफ v²। तो हाफ को इधर भेजेंगे तो यहां चल जाएगा 2, और उस 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, एक बार में काट दिया, ठीक है? तो इसका मतलब v का वैल्यू कितना हो जाएगा? √8gl/9। अब देखो, हम इतना क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाए पूरा एक एक बात, लेकिन आपको ये सब तुरंत काम करना, आपको 1-2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, तुरंत इनिशियल वाला डायग्राम बनाएंगे, तुरंत इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तुरंत फाइनल वाला डायग्राम बना के लिखेंगे, और तुरंत मन में सोचेंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में कौन सा थ्योरम लगेगा, ये वाला कि ये वाला, और कैसे सोचेंगे? समझ गए? सोच के तुरंत लगा देना है। इसको लिख के समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये सवाल भी एक बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि एक रिंग है, अ रिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ स्मूथ रॉड। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या हो गया? स्मूथ रॉड है मतलब नो फ्रिक्शन। तो पहला हिंट मिल गया कि हम लोग जो 3 फोर्स को चेक करना है, नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, उसमें से फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ d। एक स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ कितना है? d। इनिशियली द रिंग इज रिलीज्ड, रिलीज किया मतलब उसका वेलोसिटी 0, फ्रॉम द पोजीशन ए सोन। तो इनिशियली रिंग कहां पे है? यहां पे है, और यहां से इस रिंग को रिलीज किए हैं। रिलीज किया मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। मतलब ये जो इनिशियल है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इस रिंग का कितना होगा? 0 होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 होगा। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन इट रीचेस b। जब इस रिंग को यहां से रिलीज किए तो ये रिंग यहां से यहां आया, तो ये हो गया फाइनल सिचुएशन। अब मैं इनिशियल और फाइनल का डायग्राम इसे ही बना देता हूं। ब्लू से मैंने इनिशियल बनाया है तो फाइनल में यही बना देता हूं। तो आपको बताना है इस रिंग का वेलोसिटी v कितना होगा। इधर से आया होगा तो यहां पे वेलोसिटी v कितना होगा। मतलब इस b पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे इस रिंग का? हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv²। अब देखिए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वर्क पर एनर्जी क्वेश्चंस को? दो इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे हम लोग एनर्जी लिखते हैं पहले। बोलो डायग्राम बना के। इसमें डायग्राम में यही रहा, ये इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में ये स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम ग्रीन से लिखना, नहीं तो स्प्रिंग को भी ग्रीन से बनाना चाहिए था हमको। फाइनल कंडीशन में ऐसे दिखेगा, ठीक है? तो दोनों कंडीशन में एनर्जी लिखिए। इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी लिख लिए। अब हम लोग क्या लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना रख रहे थे? कितना तरह का? 3 तरह का, यहाँ पे 2 ही यूज करेंगे। तो जब ये रिंग यहाँ पे है तो यहाँ पे सबसे पहले इस रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है हम लोग
उसके लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा। ये क्या हो गया? रेफरेंस। ये क्या हो गया? रेफरेंस। तो ये हाइट हो गया h। अब ये हाइट हम लोग को नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि ये लेंथ d है। ये लेंथ कितना है? ये 37 डिग्री है। तो h तो निकाल सकते हैं ना। कितना निकालेंगे पे कैसे निकालेंगे? तो इस ट्रायंगल से देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो tan 37 क्या लिखेंगे? h/d। और tan 37 कितना होता है? 3/4। तो यहां से h का वैल्यू निकल जाएगा 3d/4। कितना हो जाएगा? 3d/4। जो हाइट आप लोग को नहीं पता था वो देखिए निकल गया 3d/4। तो यहां पे इस रिंग का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं हम लोग। A पे पोटेंशियल एनर्जी पहला तो mgh, इसका मास है m इंटू g इंटू रेफरेंस लेवल से हाइट h, और h कितना है? 3d/4। और क्योंकि रेफरेंस से ऊपर है इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, बोलो। yes. अभी खत्म नहीं हुआ है A पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अभी स्प्रिंग भी था लगा हुआ, तो अब चेक करना पड़ेगा कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है। तो प्लस, अभी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखे ना, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं वो अभी हम लोग को नहीं पता है। तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? हम लोग जानते हैं जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है तब उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, कोई भी फोर्स नहीं लगाता है। लेकिन स्प्रिंग अगर इलोंगेटेड हो, खिंचा हुआ हो या कंप्रेस्ड हो, तब वो फोर्स लगाते हैं। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है या नेचुरल लेंथ पे है। तो कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो स्प्रिंग है इसका नेचुरल लेंथ कितना है? d के बराबर है। और d कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला। मतलब जब स्प्रिंग इस कंडीशन में आएगा तब वो नेचुरल लेंथ पे होगा। बोलो, इस कंडीशन में स्प्रिंग किस पे होगा? मतलब अगर यहां जब पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे B पर, तो B पर जो स्प्रिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी होता वो क्या ले लेंगे आप? 0। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी 0। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पे आ गया। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि ये रेफरेंस लेवल, ये जो स्प्रिंग है उसका नेचुरल लेंथ कितना था? d। वो तो यहां पे है, ये लेंथ d थोड़ी होगा। आप ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये d है, तो ये d थोड़ी होगा, तो हाइपोटेन्यूज है, तो d से तो क्या होगा? ज्यादा ही होगा। अगर हम पूछे कि ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ बताइए। अच्छा, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ ये है k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है। इस स्प्रिंग का लेंथ अगर पूछे अभी हम L कितना होगा, ये लेंथ आप ये L निकाल सकते हैं। फिर से देखिए इस ट्रायंगल से लिखिए 37 है, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos 37 d/L, और cos 37 कितना होता है? 4/5। तो L हो जाएगा 5d/4। कितना हो जाएगा? 5d/4। मतलब अभी जो इस स्प्रिंग का लेंथ है वो कितना है? 5d/4। तो ये नेचुरल लेंथ से ज्यादा है कि कम है? 5/4 का मतलब कितना होता है? 1.25d। तो नेचुरल लेंथ से ज्यादा है कि कम है? मतलब ये स्प्रिंग क्या है? इलोंगेटेड है। तो अगर पूछे इलोंगेशन कितना है स्प्रिंग में, इलोंगेशन कितना है, ये स्प्रिंग कितना खिंचा गया है? 5d/4 माइनस 5d/4 फाइनल लेंथ है माइनस नेचुरल लेंथ d। तो इलोंगेशन कितना है स्प्रिंग में? d/4। बताइए स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे? हाफ kx²। k का वैल्यू ये होगा और x का वैल्यू ये होगा। समझ गए? ये समझ में आया कैसे स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी लिखे? कैसे पता किए कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है कि नहीं है? स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ ये d था, ये लेंथ d से ज्यादा है, इसका मतलब ये स्प्रिंग इलोंगेटेड है। कितना इलोंगेटेड है? तो इस स्प्रिंग का अभी जितना लेंथ है उसमें से नेचुरल लेंथ माइनस कर दीजिए तो इलोंगेशन मिलेगा, और तब यहां पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग को चेक करते हैं कि इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा। तो हम लोग चेक करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल यहां लगेगा भी तो ऐसे लगेगा या ऐसे लगेगा, लेकिन रिंग तो नीचे जा रहा है, तो नॉर्मल की वजह से वर्क नहीं होगा। नॉर्मल की वजह से मैक्सिमम केस में वर्क नहीं होता, तो नॉर्मल की वजह से वर्क नहीं है। फ्रिक्शन तो लग ही नहीं रहा है और टेंशन भी लग ही नहीं रहा है, क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन 0 है। इसलिए इस केस में भी हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। इसका मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, तो यहां पे मैकेनिकल एनर्जी था, लिखिए। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? देखिए
3mgd/4 बोलो, प्लस एक और एनर्जी है हाफ इंटू के, और के का वैल्यू कितना है mg/16d इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब d²/16, ये हो गया, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ mv², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व कर दे तो लोग आंसर आ जाएगा। पहले तो m सब जगह से काट दीजिए, एक d से ना यहां एक d भी कट जाएगा। हम लोग सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते ताकि वाला 2 खत्म हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से हो जाएगा 3gd/2, 3gd/4 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3gd/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी वाला 2 खत्म हो जाएगा। ये कितना बचेगा gd/16 into 16 256 इज इक्वल टू, ये तो 2 खत्म हो जाएगा 20 पर। अब इसे खाली एलसीएम ले लीजिए, 2 और 256 का एलसीएम 256, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 128, कितना होगा 128 into 3 384 और इसमें तो 1 ही बचेगा तो 385, देखो 385 GD इज इक्वल्स टू 20 पर, ठीक हो जाएगा रूट। ठीक है, ये इस रिंग का वेलोसिटी होगा इस कंडीशन में। अच्छा, नीट वाले बच्चों को लग सकता है सर ये हम 2 मिनट में 1 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए नीट में इन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, तो कम से कम 1 2 3 सवाल बहुत अच्छे करेंगे ताकि आपको सीखने में समझ में आए। बाकी जेईई मेंस और आईआईटी में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। नीट वाले बच्चों के लिए अभी ये सीखने के लिए जरूरी है, छोड़ना नहीं है। ये पहले 2-3 सवाल आपको सीखने के लिए, थ्योरम कैसे लगाते हैं वो जरूरी है, फिर बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे। जैसे अभी मैं जो तीसरा सवाल आके कराऊंगा और जो चौथा सवाल है वो नीट के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन नीट में वैसे ही सवाल ज्यादा पूछे जाता है, इतना डायग्राम और इतना कॉम्प्लेक्स करके नहीं पूछा जाता है। जनरली ये जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है। खैर इसको लिखिए सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल आप लोगों को करना है वो ये है कि एक स्मूथ ट्रैक है, ये क्या है, एक स्मूथ ट्रैक है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, और इसके साथ एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और स्प्रिंग अभी L0 लेंथ पे, मतलब अपने नेचुरल लेंथ पे। L0 मतलब क्या है, नेचुरल लेंथ, और एक ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दिए, इस पोजीशन का नाम A है। The block is released from A. The block is released from A. जिसका यहां से हाइट R है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। आपको बताना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। ट्राई कीजिए सब लोग इस सवाल को। ये दूसरा सवाल है, ये 2 सवाल हम लोग को बनाना है। ये दोनों सवाल नीट और जेईई मेंस लेवल का है, आसान के लिए आसान सवाल है। तो देखिए इस सवाल में ये ब्लॉक इनिशियली यहां पे था, बोलो ये इनिशियल पोजीशन हो गया, और फाइनल पोजीशन में क्या होगा, ये ब्लॉक आएगा, आके इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा फोर्स इधर रहेगा, लेकिन ब्लॉक का वेलोसिटी इधर है,
वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो उसका वेलोसिटी घटने लगेगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होते जाएगा, फोर्स बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी घटते जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही ऐसा होगा उस इंस्टेंट पे हम लोग को डायग्राम बना लेना है। उस इंस्टेंट पे ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा और इस ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो होगा। ये यहां रहेगा नहीं, ये बस एक इंस्टेंट पे होगा, और यहां क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, और इसके तुरंत बाद ये ब्लॉक फिर फेंका जाएगा। तो आपको यही मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। ये दो सिचुएशन हो गया, दोनों सिचुएशन में हम लोग एनर्जी लिखते हैं। पहले जब ए पर है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एनर्जी एट ए जीरो। इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना, ध्यान दीजिएगा ये बात, जब भी हम लोग एनर्जी लिखते हैं तो सिर्फ ब्लॉक का नहीं लिखते, पूरे सिस्टम का लिखते हैं। पिछले केस में भी पूरे सिस्टम का लिखे थे, सिस्टम मतलब स्प्रिंग भी इंक्लूडेड है, स्प्रिंग भी, ब्लॉक भी, पूरा सिस्टम, जो चीज है। पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, दो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल। तो हम लोग इसको रेफरेंस मान लेते हैं। अगर इसको रेफरेंस मान लिया जाए तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, mgh, h का वैल्यू कितना है r, और पॉजिटिव क्योंकि रेफरेंस से ऊपर है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी नहीं है क्योंकि अभी तो स्प्रिंग अपने नेचुरल एनर्जी पर है। तो ये हो गया इनिशियल एनर्जी। जब ये ब्लॉक यहां चल के यहां आ गया तब काइनेटिक एनर्जी लिखिए, काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो। इसको हम लोग बी पोजीशन कह देते हैं। तो बी पर काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो, क्योंकि ये ब्लॉक रुका है उस इंस्टेंट पर। पोटेंशियल एनर्जी कितना, देखिए रेफरेंस तो यही वाला लाइन था ना, बोलो। तो इस ब्लॉक का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, और उस x को हम लोग x मैक्स कह रहे हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन, जो कि हम लोग को निकालना था। ये इसका फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हो गया और ये इसका इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गया। अब फिर सोचिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम ले आया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, तो नॉर्मल लग रहा है लेकिन वर्क नहीं करेगा, टेंशन फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही लगता है, बहुत कम ही क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है, जब फ्रिक्शन रिएक्शन होगा तभी करेंगे हम लोग, अगले क्लास में तभी लेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। लगाइए, इनिशियली यहाँ पे एनर्जी कितना है, mgr खाली है, और फाइनली कितना है, ये तो जीरो है, हाफ के x मैक्स का स्क्वायर। इसको उधर भेज दीजिए, 2mgr/k इज इक्वल्स टू x मैक्स। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इजी पीजी, आसान है ना। अगला सवाल देखो, अगले तरह का सवाल जो पूछा जाता है, कभी कभी आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया रहेगा x का, टाइम के फॉर्म में देखिए जैसे इक्वेशन दिया होगा, और कह रहा है कि बताइए वर्क डन कितना होगा, जो भी फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से, कहां से कहां में, टाइम t = 0 से t = 4 में। तो सुनिएगा ध्यान से, जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन देके वर्क डन बाय द फोर्स पूछे, तो आपको याद रखना चाहिए कि वर्क डन बाय द फोर्स पूछ रहा है, मतलब एक ही फोर्स लग रहा होगा, या जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सबका वर्क पूछ रहा है। या तो एक ही फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से पूछ रहा है, या तो जितने भी फोर्स लग रहे होंगे सबके वजह से पूछ रहे हैं। और जब भी ये वर्क डन सबके वजह से पूछ रहा है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम का फर्स्ट फॉर्म था। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे मास दिया हुआ था 2 kg, मास कितना दिया हुआ है इस ब्लॉक का, 2 kg। तो वर्क डन निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। तो हाफ m कॉमन बचा क्या, v² माइनस, और m तो दिया हुआ है 2, 2 कट गया, तो बचा क्या बेसिकली v² माइनस। तो अगर v और u निकल जाए तो हम लोग काम नहीं बन जाएगा, मतलब क्वेश्चन तो यही है ना कि वेलोसिटी बताइए फाइनल और इनिशियल, और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी होता है dx/dt। वेलोसिटी क्या होता है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है,
तो डिफरेंशिएशन वेरी इजी, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, पावर सामने आ जाता है, पावर एक घट जाता है, और नीचे 3 था तो 3 कट गया, तो वेलोसिटी कितना हो गया बेसिकली t स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब जब टाइम इनिशियली कितना है 0, तो टाइम 0 पुट करें तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। फाइनल वेलोसिटी का मतलब टाइम कितना है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी रख दिया, यहां रख दीजिए। v स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना 256 माइनस u स्क्वायर, वो तो 0 है, तो 256 जूल, ये क्या हो जाएगा वर्क कितना हो गया 256 जूल। क्लियर है समझ? हाँ तुम कंफ्यूज कहाँ हो गया? इनका कहना है कि सर रेफरेंस लाइन पर तो पोटेंशियल है 0 होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिए? रेफरेंस लाइन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है 0 होता है, रेफरेंस लाइन पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है 0 होता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है या कंप्रेस्ड है। अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखिए। फिर जो पिछले क्लास में हम लोग पैकेज का आपको 2-3 सवाल कहा गया था होमवर्क में, उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर आज के क्लास को समाप्त करेंगे। फिर इसको लिखिए। तो हम लोग थोड़ा सा पैकेज डिस्कशन कर ले। पैकेज में आपको कहा गया था पिछले क्लास में कि CPP 1 2 3 बनाना है और इलिस्ट्रेशन भी 1 2 3 बनाना है। ये लास्ट क्लास का होमवर्क था, इलिस्ट्रेशन 1 2 3 ये बनाना था। तो मैं एक बार डिस्कस कर दूं जल्दी जल्दी सारे। पहले इलिस्ट्रेशन पे चलते हैं। एग्जांपल 1 जो है, मतलब इलिस्ट्रेशन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल 1 जो है पहले पन्ने पे, उसमें सवाल है कि a box is moved a horizontal path by applying a force 60 Newton at an angle 30 degree to horizontal। मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉक्स है। इस बॉक्स का मास नहीं पता, लेकिन इसको जो मूव कर रहा है उस पर ऐसे फोर्स लगा है, और ये F फोर्स है 60 न्यूटन, और इसको हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ले जाया जा रहा है। What is work done during the displacement over a distance of 0.5 किलोमीटर? और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0.5 किलोमीटर, मतलब 500 मीटर में वर्क बताना है। वेरी इजी। वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, ये हो गया थीटा। तो फोर्स कितना है 60, डिस्प्लेसमेंट कितना है 500, और cos 30 कितना होता है √3/2, इतना जूल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, ये 60 कट जाएगा 30 बार में, तो 5 दिया 15,000 इंटू √3 जूल, तो 15√3, और 1000 जूल को किलो जूल कहते हैं, तो 15√3 किलो जूल, ये आंसर हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल था। उसके बाद जो दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल 2 जो था वो ये है कि a load of mass 3,000 kg is lifted by a string with an acceleration 2 meter per second square। एक लोड है और इस लोड का मास कितना है 3000 kg, और इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं किसके हेल्प से? एक धागे के हेल्प से, मतलब उस धागे में टेंशन होगा, और इसको ऊपर ले जा रहे हैं कितने एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आपसे पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, लिखा नहीं इसमें, फाइंड वर्क डन बाय टेंशन
during 1.5 second, during 1.5 second from beginning of motion, from beginning of motion, मतलब जब से मोशन शुरू हो रहा है तब से। बिगिनिंग ऑफ मोशन का मतलब आप इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेंगे, 0। ठीक है, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। S इज इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ut क्या हो गया, 0। हाफ एक्सलेशन कितना है, 2 इंटू टी स्क्वायर, और ये है टाइम 1.5 सेकंड का मतलब 3/2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 9/4 मीटर। और वर्क निकालना है टेंशन की वजह से, तो पहले तो टेंशन निकाल लो। इसका वेट नीचे लगेगा 30,000 न्यूटन। क्या इक्वेशन लिखेंगे बताइए इसके लिए, T माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 6,000। तो T कितना हो जाएगा, 36,000 न्यूटन। ये हो गया टेंशन। समझ पा रहे हैं आप चीजों को। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा बताइए। तो फोर्स पता है हम लोग को, टेंशन कितना 36,000, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9/4, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव सीधा वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाता है। तो फोर्स से काट दीजिए, 9 चौके 36, 9,000 गुना 9, 81,000 जूल, मतलब 81 किलो जूल। This 81 kilojoule will be the right answer. ये होगा work done by the friction. और एग्जाम्पल 3 में एक ग्राफ दिया हुआ था। एग्जाम्पल 3 में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हुआ है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हुआ था और आपसे वर्क पूछा गया है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ दिया हो तो वर्क निकालने हम लोग जानते हैं। कैसे निकालते बताइए, एरिया से। ये ऐसा ग्राफ था, ये वैल्यू 10 था, ये 0, ये यहां तक 2, यहां तक 4, फिर ये 6, फिर ये 8, और ये वैल्यू था -5। और आपसे पूछा है बताइए वर्क कितना होगा। इस सवाल में पूछा बताइए वर्क कितना होगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर ग्राफ दिया हो तो वर्क कैसे निकालते हैं, एरिया करके। तो एरिया निकालिए, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 जूल। बोलो। अब इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितना है 10, तो 10 जूल। ऐसा हम लोग किए थे क्लास में सवाल। फिर इसका कोई भी एरिया नहीं होगा क्योंकि ये तो यहीं पे है, ये तो एक्स एक्सिस पे ही है, तो कोई भी एरिया नहीं होगा। फिर इसका एरिया ये नीचे है तो नेगेटिव होगा, हाफ इंटू बेस देखिए 2 और हाइट कितना है -5, ये हो गया -5 जूल। तो वर्क लिख दीजिए, वर्क कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, 20 10 30 -5, तो वर्क कितना हो जाएगा 25 जूल। 25 जूल वर्क हो जाएगा। सीपीपी पर जो सवाल थे वो बिल्कुल इसी के जैसे थे। सीपीपी पर जो 3 सवाल थे मैं बोल दे रहा हूं जल्दी से, आसान थे, आप सुनिएगा मेरे साथ। पहला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी कंजर्व्ड, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन है एनर्जी। एनर्जी पूछ रहा है कि कौन कंजर्व नहीं रह सकता, मे नॉट, मतलब कौन ऐसा हो सकता है कि मे नॉट बी कंजर्व, मतलब कंजर्व ना रहे। एनर्जी, ये ऑप्शन है एनर्जी। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, कभी चेंज नहीं करता, मतलब कभी उसका एक फॉर्म से खाली दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन कंजर्व हमेशा रहेगा। तो क्या एनर्जी कभी नहीं कंजर्व हो सकता है, कहेंगे नहीं। आपसे पूछा कौन नहीं कंजर्व होगा, तो एनर्जी तो ऐसा नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्व ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई पार्टिकल ऊपर हाइट से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होता है, घटता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्व हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है क्या, नहीं।
मैकेनिकल एनर्जी भी हमेशा कंजर्व, कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करता है? जब नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन जीरो वर्क करे। मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऐसा केसेस हो सकता है इसमें कंजर्व नहीं, जब नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन वर्क करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? काइनेटिक एनर्जी ये हमेशा कंजर्व रहता है क्या? नहीं, काहे जरूरी है? ऊपर से रिलीज किए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, जैसे से नीचे आया काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो इसके तीन ऑप्शन सही हैं, बी भी सही है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकता है, मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व नहीं रह सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं रह सकता है, लेकिन एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व? एनर्जी। इट इज ओनली एनर्जी व्हिच ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। फिर दूसरे क्वेश्चन में फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे वर्क पूछा है, तो सीधा सीधा इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते थे। सीपीपी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें फोर्स दिया हुआ है 7 - 2x + 3x स्क्वायर और आपसे वर्क पूछा है अगर डिस्प्लेसमेंट x = 0 से x = 5 मीटर है। वेरी इजी, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे L1 में। तो वर्क निकालना बहुत आसान है। क्या लिखेंगे इस केस में? वर्क का फॉर्मूला f dx, इंटीग्रेशन f dx। वर्क लिखेंगे इंटीग्रेशन f dx। f कितना है? 7 - 2x + 3x स्क्वायर इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। तो 7x, 7 कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 2x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो खाली x स्क्वायर बचा, प्लस 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, तो 3 कट गया, खाली x क्यूब बचा। अब पहले 5 पुट करेंगे तो ये हो गया 35 - 5 का स्क्वायर 25 + 5 का क्यूब 125, और फिर -0 पुट करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। ये हो गया 135 जूल, ये हो जाएगा 1। ये सीपी पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस 10 मीटर along a straight line under the action of a force 5 न्यूटन। तो फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर और वर्क दिया हुआ है 25 जूल। तो बताइए एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच? तो वर्क = Fs cos थीटा लिख दीजिए। वर्क दिया हुआ है, F दिया हुआ है, S दिया हुआ, आंसर आ जाएगा। अगले क्लास के लिए जो आपका होमवर्क है वो मैं सिर्फ सीपीपी दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन में अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आपको सीपीपी क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक बना के आना है। सीपीपी क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, और इसका डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है सीपीपी 4 से 8 तक। So this is it for the day. Thank you for being with us. Have a great day.